बात करते हैं हमारे छठे चैप्टर के बारे में, जिसमें हम इतिहास पर शास्त्रीय मार्क्सवादी चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। यदि हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें तो इसमें हम अति आदर्शवादी दो यूटोपी और विज्ञान उसके बारे में बात करेंगे। कार्ल मार्क्स के विकासशील विचार के बारे में, मार्क्स और समकालीन इतिहास के बारे में, शास्त्रीय मार्क्सवादी और इसकी परंपराएं, सारांश और अभ्यास भी देखेंगे इसका। तो यदि हम इस लेसन की मोटी मोटी डेफिनेशन दें जो इतिहास पर शास्त्रीय मार्क्सवादी चिंतन है इसके बारे में, तो ये जो मार्क्सवादी चिंतन थे इन्होंने इतिहास को देखने के लिए वैज्ञानिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया था इन्होंने। और जो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स जैसे इतिहासकारों ने इसे ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से परिभाषित किया है। इन्होंने ना इतिहास को एक वर्ग संघर्ष के रूप में देखा, वर्ग संघर्ष, जहाँ पर उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए बहुत सारे वर्गों के बीच में संघर्ष होता रहता था। ठीक है। और यदि हम मार्क्सवाद की शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदुओं की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले देखिए, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट बिंदु दिए गए हैं, जैसे ऐतिहासिक भौतिकवाद, आधार और अधिसंरचना, वर्ग संघर्ष, इतिहास के विभिन्न चरण और फिर द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है ना। यदि हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बात करें तो मार्क्स के अनुसार इतिहास का निर्माण महान राजाओं के विचारों से नहीं हुआ, बल्कि जो भौतिकवादी परिस्थितियां हैं जहाँ पर उत्पादन के साधन होते हैं, ठीक है ना, उनसे हुआ है। जैसे कि इसमें समाज को कैसे जीवित रखना है, कैसे जीवित रहता है समाज, अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करता है, तो जहाँ पर ये सब जरूरी होता है, तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है। सेकंड, हम आधार और अधिरचना के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या है, जो मार्क्स है उसने समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है ना, दो वर्गों में बांटा है, आधार और अधिरचना के बारे। यदि हम आधार के बारे में बात करें तो इसमें उत्पादन के साधन होते हैं। ठीक है ना, उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे बहुत सारी मशीनें होती हैं, बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां होती हैं जहाँ पर मशीनों के द्वारा किसी भी चीज़ का उत्पादन किया जाता है, या फिर होगी भूमि हो गई, ठीक है, या कृषि खेती, जहाँ पर इंसान किसान खेती करता है वहाँ पर बहुत सारी फसलों का उत्पादन करता है, तो ये चीज़ें, ठीक है ना। और उत्पादन के संबंध में मजदूर और मालिक का जो रिश्ता होता है वो शामिल होता है। ठीक है। इसके बाद यदि हम अधिरचना के बारे में बात करें तो यहाँ पर धर्म, कानून, राजनीति, संस्कृति, ये सारी विचारधाराएं टिकी होती हैं। ठीक है ना। और यदि आर्थिक आधार बदलता है तो जो ये अधिरचनाएं बताई थी मैंने, कानून, राजनीति, ठीक है ना, संस्कृति, ये भी बदल जाती हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है जिसमें हम बात करते हैं वर्ग संघर्ष के बारे में। वर्ग संघर्ष, देखिए, शास्त्रीय मार्क्सवाद के अनुसार जो समाज है वो दो वर्गों में विभाजित है, शोषक वर्ग, शोषक, और शोषित वर्ग। यदि हम शोषक वर्ग के बारे में बात करें तो जहाँ पर उत्पादन के साधन पर कब्जा होता है इसका, शोषक वर्ग का, जैसे जमींदार हो गया। और शोषित वर्ग वो होता है जहाँ पर जो मजदूर, यानी मजदूर वर्ग बोल दे इसको, जहाँ पर मजदूर अपना श्रमदान करता है, ठीक है ना, जो केवल अपना श्रम बेचता है, ठीक है, जो मजदूरी करता है। और जो वर्ग संघर्ष है वो इन दोनों वर्गों के बीच जो निरंतर संघर्ष चलता रहता है उसका परिणाम है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इतिहास के विभिन्न चरणों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मार्क्सवाद के अनुसार इतिहास की प्रक्रिया के 5 चरण हैं। ठीक है, 5 चरण कौन कौन से है बात करेंगे हम। फर्स्ट चरण के बारे में, असाम्यवादी चरण, असाम्यवादी समाज। यह साम्यवादी समाज क्या है, जहाँ पर उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से होते हैं, यानी कि कोई निजी संपत्ति नहीं होती। ठीक है ना। और जो भी कुछ होता है उस पर सबका साझा अधिकार होता है या फिर साझा हक होता है। ठीक है, सबके लिए बराबर होती है। ठीक है। और यदि हम इसमें सेकंड चरण की बात करें तो दास प्रथा, दास प्रथा, या फिर बोले कि गुलामी समाज, या है ना, जहाँ पर गुलामों का शोषण होता है। ठीक है ना, स्वामी और दास के बीच जहाँ पर संघर्ष चलता रहता है, तो ये हमारा सेकंड चरण है। इसके बाद हम थर्ड चरण के बारे में बात करें तो सामंतवाद। सामंतवाद में क्या है, जहाँ सामंतों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है, जमींदार और भूमिहीन किसानों के बीच में यहाँ पर संघर्ष चलता है। ठीक है, जमींदारों और जो भूमिहीन किसान होते हैं उनके बीच में, वो सिर्फ वहाँ पर काम करते हैं, मजदूरी लेते हैं। ठीक है, और टोटली जो ज़मीन होती है उस पर जमींदार का हक होता है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, पूंजीवादी, पूंजीवाद या पूंजीवादी, जहाँ पर पूंजीपतियों द्वारा मजदूरों का शोषण होता है। ठीक है,
पूंजीवादी में, या फिर जो पूंजीपति होती हैं और जो मजदूर वर्ग होता है उनके बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इसके बाद यदि हम पांचवें चरण की बात करें तो ये साम्यवाद या फिर समाजवाद। साम्यवाद ये अंतिम अवस्था होती है जहाँ वर्ग और राज्य का अंत हो जाता है, ठीक। और इसमें क्या है, उत्पादन के साधन सामूहिक रूप से होते हैं और वर्गहीन समाज की स्थापना करता है ये, जहाँ पर कोई भी वर्ग नहीं होता, ठीक है ना, सब एक नज़रिए से सबको देखते हैं, समान अधिकार होते हैं लोगों के यहाँ पर। तो ये समाजवाद है जहाँ सब लोगों के साथ एक समान व्यवहार करने के लिए जोर देता है, ठीक है। तो ये हमारे पांचों चरण हो गए हैं। करेंगे हमारे पांचवें पॉइंट के बारे में, जिसमें हमने द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में बात करनी थी, ठीक है ना। देखिए द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है। मार्क्स ने हिगल से द्वंद्वात्मक पद्धति का जो विचार है वो लिया है। देखिए जो द्वंद्वात्मक पद्धति है ये एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो हेराक्लिटस और हेगेल, ठीक है ना, इन दोनों दार्शनिकों के द्वारा इस विचारधारा को विकसित किया गया था, ठीक है ना। मार्क्स ने भी फिर इस पद्धति को अपनाया और इसे अपने दर्शन में शामिल किया, ठीक है। और लेकिन इसको मार्क्स ने इसको भौतिक रूप दिया है, जहाँ पर उसका मानना है कि हर ऐतिहासिक स्थिति में उसके भीतर ही विरोध पैदा होता है और इन दोनों के टकराव से एक नई स्थिति जन्म लेती है जो इतिहास को आगे बढ़ाती है। तो ये द्वंद्वात्मक पद्धति थी। तो हमने ये हमारे जो लेसन है इसमें जो शास्त्रीय मार्क्सवादी चिंतन, इसके बारे में मोटा मोटा पढ़ लिया कि इसमें जो शास्त्रीय मार्क्सवादी चिंतन है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है और कैसे कैसे उसको कवर करना है। मोटी मोटी डेफिनेशन हमारी कवर हो गई है लेसन की। उसके बाद यदि हम टॉपिक पर जाएं जिसमें हम अति आदर्शवादी, यूटोपिया और विज्ञान के बारे में बात करेंगे। देखिए शास्त्रीय मार्क्सवादी जो चिंतन है इसमें अति आदर्शवाद और यूटोपिया और विज्ञान के बीच का अंतर है जो वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है ना। और एंगल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, उसकी पुस्तक का नाम सोशलिज्म, यूटोपिया एंड साइंटिफिक, इसमें विस्तार से चर्चा की गई थी। और यहाँ पर इन दोनों धारणाओं के बीच में यदि हम अंतर और संबंधों को स्पष्ट करें तो हम सबसे पहले अति आदर्शवादी यूटोपिया के बारे में बात करेंगे। देखिए मार्क्स से पहले समाजवादी विचारक जैसे कि सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरियर और रॉबर्ट ओवन जैसे इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने यूटोपियन स्वप्नलोकी समाजवादी कहा जाता था इन सबको, ठीक है ना, जिन्होंने यूटोपियन या फिर स्वप्नलोकी समाज की स्थापना की थी जहाँ पर एक कल्पना के द्वारा एक समाज स्थापित किया गया था, ठीक है ना। उस समाज के ये संस्थापक थे। इन्होंने नैतिक आधार दिया जिसमें ये जो विचारक हैं इन्होंने समाज में असमानता को अनैतिक और बुरा मानते थे। ये इनका मानना था कि यदि अमीर लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए तो वो अपनी संपत्ति को छोड़ देंगे और समाज को सुधार दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वे इच्छा शक्ति पर जोर देते थे जिसमें जो यूटोपियाई लोग हैं उनका मानना था कि समाज का सुधार केवल अच्छे विचारों और मानवीय इच्छा शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसके अलावा उनके पास तथ्यों की कमी थी, ठीक है ना, यह समझाने के लिए कि कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था कि इतिहास कैसे काम करता है, समाज में कैसे बदलाव किया जा सकता है, ठीक है। इन सब के लिए, ये सब समझाने के लिए उनको पास तथ्यों की कमी थी। और जो समाज में बदलाव आता है उनके पीछे कौन सी आर्थिक ताकतें होती हैं, इन सब के जरिए उनके पास ज्ञान की थोड़ी सी कमी थी, तो जिससे उनके लिए समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये। उसके बाद हम बात करेंगे मार्क्सवादी विज्ञान के बारे में। देखिए यदि मार्क्सवादी विज्ञान के बारे में बात करें तो मार्क्स और एंगल्स ने समाजवाद को कल्पना से निकाल दिया था, ठीक है, कल्पना से निकाल कर खड़ा कर दिया था, उसने विज्ञान की ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। यदि बात करें तो इसे वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसमें पॉइंट की बात करें तो इसने भावनाओं के बजाय समाज के आर्थिक और भौतिक विकास का विश्लेषण किया है। ऐतिहासिक नियम बताए इसने, जिसने मार्क्स ने बताया कि इतिहास के कुछ निश्चित नियम होने चाहिए, जैसे कि भौतिकी के नियम होते हैं वैसे ही समाज के भी कुछ विकास करने के कुछ नियम निर्धारित होने चाहिए। वर्ग संघर्ष की बात की जिसमें विज्ञान यह साबित करता है कि समाज केवल अच्छे बुरों से नहीं बदलता बल्कि तब बदलता है जब उत्पादन की शक्तियाँ पुराने सामाजिक संबंधों से टकराती है। तो इसने वर्ग संघर्ष की बात की जहाँ पर अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो अब हम थर्ड पॉइंट में बात करते हैं अति आदर्शवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, ठीक है ना। दोनों में हम मूल अंतर स्पष्ट करेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। देखिए यदि अति आदर्शवाद के आधार की बात करें तो ये नैतिकता और दया पर टिका हुआ है। वहीं यदि हम वैज्ञानिक में इसकी बात करें, विज्ञान में बात करें तो ये आर्थिक नियमों और इतिहास पर टिका हुआ। मार्क्सवादी विचारधाराएं हैं जो, या फिर जो विचारक हैं उनका मानना है कि जैसे विज्ञान में नियम होते हैं ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया, ठीक है ना, वैसे ही इतिहास के भी कुछ नियम निर्धारित होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसमें
सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये परिवर्तन की बात करता है, ठीक है ना, परिवर्तन की बात करता है। फर्स्ट था आधार, सेकंड परिवर्तन, ठीक है। देखिए परिवर्तन में बोलता है कि जो अमीर हैं, अमीरों के हृदय के परिवर्तन की बात करता है, जहाँ पर ये बोलता है कि जो अमीर वर्ग होता है वो खुशी खुशी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ेगा, इसके लिए जो मजदूर वर्ग होता है उसको इकट्ठा होना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर उसके हृदय को परिवर्तन किया जा सकेगा और जो अमीर गरीब का जो ये भेद है उसको भी समाप्त किया जा सकेगा। वहीं विज्ञान कहता है कि परिवर्तन के लिए वर्ग संघर्ष और क्रांति की बात करता है, जहाँ पर ये परिवर्तन को वर्ग संघर्ष के नज़रिए से देखता है, ठीक है, और क्रांति के जरिए परिवर्तन को मानता है कि क्रांति होगी तो उसके कारण फिर परिवर्तन आ जाएगा समाज में, ठीक है। उसके बाद यदि हम भविष्य की बात करें तो जो भविष्य का दृष्टिकोण है, यदि थर्ड पॉइंट में हम उसकी बात करें तो ये एक सुंदर सा सपना हो या फिर कल्पना मात्र है जो अति आदर्शवाद है, जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होता है, जहाँ पर एक ऐसा समाज होता है जहाँ पर सब कुछ परफेक्ट है, सब समानता के साथ रहते हैं, ऊंच नीच गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता जहाँ पर, तो ये एक परफेक्ट समाज को नज़रिए से देखता है। वहीं दूसरी ओर जो विज्ञान का नियम है वो कहता है कि ये ऐतिहासिक अनिवार्यता के बारे में भी बात करता है, जहाँ पर ये पूंजीवाद के आंतरिक अंतर्विरोधों के परिणाम की बात करता है। फोर्थ पॉइंट में यदि हम समाधान के बारे में बात करेंगे, ठीक है, समाधान में बात करेंगे जिसमें हम बताएंगे कि जो ये अति आदर्शवाद है, ये दृष्टिकोण कहता है कि अमीरों से सहयोग की अपील करता है ये, ठीक है, अमीरों के साथ। और वहीं पे जो वैज्ञानिक मार्क्सवाद है वो कहता है कि मजदूरों का राजनीतिक संगठन पर जोर देता है वो, ठीक है, संगठन पर, जहाँ पर सभी मजदूर इकट्ठा होकर अमीर वर्ग के खिलाफ मोर्चा करते हैं, इनका विरोध करते हैं ताकि समाज में समानता बनी रहे, ठीक है। हम विज्ञान और भविष्य के समाज के बारे में बात करेंगे, भविष्य का समाज। देखिए यदि इसके बारे में बात करें तो जो मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद में यूटोपिया को पूरी तरह से नकारा नहीं गया है, ठीक है, बल्कि उसे एक वैज्ञानिक आधार दिया गया है। मार्क्स जो वादी थे या फिर मार्क्स का तर्क था कि हम भविष्य के लिए कोई ब्लूप्रिंट्स तो तैयार नहीं कर सकते, लेकिन जो उनका मानना है कि जो साम्यवाद है, साम्यवाद कोई काल्पनिक स्वर्ग नहीं है जिसे हम थोपेंगे, बल्कि यह पूंजीवाद के टूटने के बाद पैदा होने वाली एक ऐतिहासिक आवश्यकता है, जब विज्ञान की जो तकनीकी है वो इतनी विकसित हो जाएगी कि सबके लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन होंगे, ठीक है ना, तब जो वर्ग भेद है ना, जहाँ पर हम वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, अमीर गरीब का, है ना, तो वो अपने आप ही समाप्त होने लगेगा। तो ये इनका जो मार्क्सवाद है उनका आधार था या फिर तर्क था, ठीक है। देखिए संक्षेप में यदि हम बात करें तो जहाँ यूटोपिया कहता है कि समाज को ऐसा होना चाहिए, वहीं जो मार्क्सवादी विज्ञान है वह ये बताता है कि समाज ऐसा क्यों है और ऐसा होना जो यह अनिवार्य रूप से किस दिशा में बदल रहा है, ठीक है ना, इन सब के बारे में यूटोपिया बात करता है, जो मार्क्सवादी विज्ञान है वो बात करता है। यूटोपिया सिर्फ ये बात करता है कि समाज को ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए कि इसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है, अमीर गरीब का भेद भूल जाना चाहिए, इसको वर्ग संघर्ष का भेद भी भूल जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर लोग सब समानता से एक समाज में रहे, जहाँ पर सब बराबर हो, ठीक है, कोई ऊंच नीच नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और वहीं मार्क्सवादी विज्ञान ये बताता है कि समाज ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना, ये तर्क देता है और विज्ञान के कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं जहाँ पर चीज़ों को सिद्ध किया जाता है कि वाकई में ये चीज़ें हैं, ठीक है। सो हमने अति आदर्शवाद, यूटोपिया और विज्ञान के बारे में पढ़ लिया है। अब हम इसका यदि मोटा मोटा निष्कर्ष दें तो जो मार्क्सवादी नज़रिए में अति आदर्शवाद एक अच्छी नीयत वाला भ्रम था, ठीक है ना, एक कल्पना मात्र था, जबकि विज्ञान वह औजार है जो समाज की कड़वी सच्चाई को पहचान कर उसे बदलने का रास्ता दिखाता है। यदि सरल शब्दों में हम बात करें तो जो यूटोपिया हमें बताता है कि मंजिल कितनी खूबसूरत है, लेकिन विज्ञान वह है जो हमें नक्शा देता है कि जिस तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। विज्ञान हमें तर्क और सिद्धांतों के जरिए से माध्यम से, ठीक है ना, चीज़ें सिद्ध करता है कि ये चीज़ें वाकई में है, लेकिन जो अति आदर्शवाद है वो एक कल्पना मात्र है जहाँ पर एक परफेक्ट समाज होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक था हमारा, ये क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे मार्क्स के विकासशील विचार के बारे में बात करें तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मार्क्स के विचार हैं वो कोई पत्थर की लकीर नहीं थे, ठीक है ना, जो एक दिन में लिख दिए गए हों। वे समय के साथ दुनिया की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखकर अपनी रिसर्च के आधार पर उन्होंने विकसित किए थे,
ठीक है। तो उनके विचार एक बंद बक्से की तरह नहीं थे, बल्कि वे समय के साथ और गहरे होते गए, ठीक है ना। और जो मार्क्स थे उन्होंने समय के साथ साथ खुद को लगातार अपडेट किया। विद्वान अक्सर मार्क्स के जो विचार हैं उनको दो बड़े भागों में बांट कर देखते हैं, जिसे हम कहेंगे एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ठीक है ना। अब यदि हम इसके विचारों की बात करें तो इनके बहुत सारे विचार हैं, जिसमें हम पहले बात करेंगे युवा मार्क्स के बारे में। देखिए, यदि इस एज की बात करें तो इस टाइम पे मार्क्स एक दार्शनिक थे। वे समाज की समस्याओं को नैतिकता और इंसानियत के चश्मे से देख रहे थे, ठीक है ना। और उनकी सोच थी या फिर उनका मानना था कि पूंजीवाद इंसान को एक मशीन बना देता है और वह अपनी खुशी को अपनी बनाई हुई चीज़ों से दूर हो जाता है वो, ठीक है। और शुरुआती दौर में मार्क्स पर जो हैगल हैं, एक दार्शनिक हैं हैगल नाम करके, उनके विचारों को बहुत गहरा प्रभाव था। इस समय उनका ध्यान आर्थिक आंकड़ों पर नहीं था, बल्कि जो मानव की संवेदनाएं हैं उनको लेकर ही वो ज़्यादा सोचते रहते थे। और इनके द्वारा अलगाव का सिद्धांत दिया गया, अलगाव का सिद्धांत, जिसमें ये बताते हैं कि पूंजीवाद में मजदूर अपनी बनाई हुई चीज़ों से और अपने काम से, है ना, खुद को अपनी इंसानियत से कट जाता, वो अपनी खुशी से दूर हो जाता है, ठीक है। मानवतावाद पर जोर दिया उन्होंने, ठीक है, जिसमें मानवतावादी के रूप में वे अपने आप को देखते हैं, जो इंसान की आज़ादी और उनकी गरिमा की बात करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, मार्क्स, जो युवा मार्क्स था। उसके बाद में हम बात करेंगे द मैच्योर मार्क्स के बारे में, ठीक है। ये था द यंग मार्क्स, युवा मार्क्स या फिर यंग मार्क्स। अब बात करेंगे हम द मैच्योर मार्क्स के बारे में। देखिए, यदि हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें, परिपक्व मार्क्स के बारे में बात करें, है ना। जैसे जैसे मार्क्स ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, उनके विचार दर्शन से हटकर विज्ञान की ओर बढ़े, ठीक है। उन्होंने भावनाओं के बजाय ठोस तथ्यों पर ध्यान दिया, तथ्यों की बात की, ठीक है। और इसमें यदि हम ऐतिहासिक भौतिकवाद के बारे में बात करें तो उन्होंने तर्क दिया है कि विचार इतिहास को नहीं बदलते, बल्कि आर्थिक आधार जैसे कि मशीनें हो गई, तकनीकें हो गई, या फिर जो पैसा है, ये सब, इन सब चीज़ों के जरिए हम इतिहास को बदल सकते हैं। इसके अलावा वे अतिरिक्त मूल्यों के बारे में बात करते हैं, जहां उन्होंने गणितीय रूप से समझाया कि कैसे मालिक मजदूरों की मेहनत की चोरी करता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो मालिक अपने पास रख लेता है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक इंसान खेती करता है, ठीक है ना। उसकी खेती में उसने 2-4 मजदूर लगा दिए, अब उस मजदूर की वजह से उसको जो भी कुछ फसलें जो इतनी ज़्यादा मात्रा में उगेगी, है ना, जो भी प्रॉफिट होगा फसलों का, वो उस मजदूर की मेहनत से आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो मालिक होता है वो क्या करता है कि सारा प्रॉफिट अपने आप रख लेता है और उसका कुछ परसेंट हिस्सा ही मजदूर को देता है, जबकि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की होती है कि उसकी मेहनत की वजह से ही आज उसको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनियों में जैसे मजदूर हो गए, वो काम करते हैं, ठीक है ना। उसका जो प्रॉफिट होता है वो मालिक को होता है, लेकिन उसका कुछ परसेंट हिस्सा ही वो अपने मजदूरों को देता है। तो ये तो ये पॉइंट यही बताता है कि जो मालिक होता है वो मजदूर की जो मेहनत होता है उसकी चोरी कर लेता है, ठीक है ना, प्रॉफिट के रूप में। सारा प्रॉफिट वो खुद रख लेता है, उसको कुछ ही परसेंट मजदूरी के रूप में या फिर वेतन के रूप में देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम थर्ड की, तो इसमें पूंजीवाद के बारे में वो बात करता है। देखिए, पूंजीवाद के बारे में वो बताता है, उन्होंने माना है कि पूंजीवाद बुरा नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि पूंजीवाद का ख़त्म होना वैज्ञानिक रूप से तय है, क्योंकि इसके पीछे, इसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ठीक है। क्योंकि जो पूंजीवाद की जो प्रणाली है ये श्रमिकों का शोषण करती है। पूंजीवाद के जरिए वर्ग संघर्ष का भेद लाया जाता है, ठीक है। वर्ग संघर्ष होता है जहाँ पर पूंजीपति और श्रमिकों के बीच में संघर्ष निरंतर चलता रहता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो इस टाइम पे मार्क्स की दो प्रमुख रचनाएं लिखी उन्होंने। प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें एक 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक प्रसिद्ध बुक की रचना की। ये दास कैपिटल है ना, मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध बुक है, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद की आलोचना की है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्ग संघर्ष के विचार को प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। इस पुस्तक में मार्क्स ने मूल्यों के और श्रम के सिद्धांत, अधिशेष मूल्यों के विचारों को भी महत्व दिया है। और दास कैपिटल के प्रभाव की बात करें तो मार्क्सवाद के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और कामगार आंदोलनों को प्रेरित किया है इन्होंने। इस बुक के जरिए बहुत सारे काम किए गए। अब हम बात करेंगे मार्क्स के विचारों की विकासशीलता के मुख्य लक्षणों के बारे में। देखिए, यदि मार्क्स के चिंतन के बारे में बात करें तो उनका चिंतन कभी भी रुकता नहीं था, वो निरंतर आगे बढ़ता गया, ठीक है ना। इसमें हम यूरो केंद्रित सोच और वैश्विक सोच के बारे में बात करें, फर्स्ट पॉइंट, तो जो शुरुआत में मार्क्स को लगता है कि जो इंग्लैंड में और जर्मनी जैसे देशों में जो क्रांति आई है, वो क्रांति केवल इंग्लैंड और जर्मनी जैसे विकसित देशों में ही आ सकती है। लेकिन बाद में उन्होंने रूस और भारत जैसे देशों की परिस्थितियों पर गौर करना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर भी क्रांति का आना संभव है।
और सेकंड बात करें तो हम प्रकृति और पर्यावरण के संबंध में भी मार्क्स ने बहुत ज़्यादा इसके उस पर विचार किया है और कहा है कि पूंजीवाद ने प्रकृति का शोषण किया है। जहाँ पर पूंजीवादी लोग, जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने हितों की पूर्ति के लिए क्या है, प्रकृति के नष्ट करने के लिए लगे हुए प्रकृति को। उसके बाद यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो उन्होंने राज्य की भूमिका की भी बात की, जहाँ पर वे बात कर कि राज्य को सिर्फ अमीरों की कठपुतली मानते हैं, लेकिन जो उनके बाद के अनुभव से, जैसे पेरिस कम्युनिन है ना, इन सब के बाद उन्होंने यह विकसित किया कि मजदूरों को अपनी सत्ता कैसे चलानी चाहिए। अभी यदि हम पेरिस कम्युनिन देखिए, यदि हम पेरिस कम्यून की बात करें तो ये 1871 में हुआ था, ठीक है ना। और पेरिस कम्यून के अनुभव ने मार्क्स के विचारों को और विकसित किया था। उन्होंने देखा कि जो प्रोलेटेरिएट वर्ग को सत्ता में आने के लिए क्रांति की आवश्यकता है। देखिए, प्रोलेटेरिएट की बात करें तो ये क्या, इस शब्द का अर्थ है श्रमिक वर्ग या फिर जो कामगार वर्ग। प्रोलेटेरिएट लोग वे होते हैं जो अपने श्रम को बेचकर जीवन यापन करते हैं और उत्पादन के साधनों के मालिक नहीं होते हैं वे, ठीक है ना, एक तरीके से मजदूर, ठीक है, जो अपने श्रम के बदले वेतन प्राप्त करते हैं। तो ये मजदूर वर्ग के लिए ये शब्द यूज किया। तो मार्क्स का विचार है कि जो मजदूर वर्ग है उसको सत्ता में आने के लिए क्रांति की आवश्यकता है, और इस अनुभव ने मार्क्स को, जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग की तानाशाही के विचार को विकसित करने के लिए उनको प्रेरित किया है। इसके अलावा हम कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के बारे में बात करेंगे, जो मार्क्स और एंगल्स ने, इन दोनों ने मिलकर लिखा था, जिसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष और जो मजदूर वर्ग है उनकी क्रांति के विचार को प्रस्तुत किया, ठीक है। इस घोषणा पत्र में मार्क्स ने पूंजीवाद की आलोचना की है, एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए क्रांति की आवश्यकता पर बल दिया है, जो मजदूरों के एकता पर बल देती है, जो मजदूरों को संगठित करती है, और ताकि सभी मजदूर इकट्ठे होकर जब वो क्रांति करें तो जो ये पूंजीवाद है उसको ख़त्म किया जा सके। इसके अलावा हम बात करेंगे गोथा कार्यक्रम के बारे में। देखिए, मार्क्स ने गोथा कार्यक्रम में अपने विचारों को स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि जिसमें उन्होंने एक वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए संक्रमणकालीन चरण के रूप में जो मजदूर वर्ग है या फिर जो कामगार है उनकी तानाशाही की बात की है, और इस कार्यक्रम में उन्होंने, मार्क्स ने समाजवाद और कम्युनिज्म के बीच में अंतर को स्पष्ट किया है। इसके अलावा हम बात करें दास कैपिटल, ये हमने पहले भी इस टॉपिक के बारे में बात की है। दास कैपिटल, जिसमें बताया था कि मार्क्स की ये प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है ना, उनके द्वारा लिखी गई बुक है ये प्रसिद्ध, जिसमें उन्होंने बताया है कि पूंजीवाद की इन्होंने इसमें आलोचना की है और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वर्ग संघर्ष के रूप में अपने विचारों को प्रकट किया है, ठीक है ना। और इस बुक में उन्होंने मूल्यों के श्रम सिद्धांत और अधिशेष मूल्यों के विचारों के बारे में और पूंजीवाद की आलोचना के बारे में मतलब लिखा है, ठीक है ना, अपनी इस बुक में पूंजीवाद की आलोचना की है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट थे हमारे मार्क्स के विकासशील जो विचार थे उनके बारे। देखिए, यदि अब हम बात करें कि मार्क्स के जो विचार थे वो क्यों ज़रूरी थे, महत्वपूर्ण क्यों थे, इनके बारे में बात करें तो जो मार्क्स के विचार इसलिए विकासशील या फिर महत्वपूर्ण कहलाते थे क्योंकि उन्होंने जैसे अपने अनुभव से सीखना, इसमें हम बात करें तो 1871 ईस्वी में, अभी हमने पीछे बात की थी पेरिस कम्यून की, ठीक है ना, उसकी घटना के बाद मार्क्स ने अपने राज्य संबंधी विचारों को बदल दिया। उन्हें समझ आया कि मजदूरों को बनी बनाई सरकार मशीनरी के बस हाथ में लेना है, ठीक है ना। मजदूरों को क्या है, जो बनी बनाई सरकारी मशीनरी होती हैं, ठीक है, जहाँ वे काम करते हैं उनको बस हाथ में लेना है, और फिर वो अपनी सोच से, अपने काम से और अपने विचारों से क्या है, इसको पूरी तरह से बदल सकता है, ठीक है। उसके बाद जैसे यूरोप से बाहर की दृष्टि में उन्होंने देखा था, जैसे रूस और भारत जैसे गैर यूरोपीय देशों के बारे में उन्होंने, जब उन्होंने इनके बारे में पढ़ना शुरू किया तो उन्हें लगा कि शायद हर देश को एक ही रास्ते पर गुजरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि पहले पूंजीवाद था फिर बाद में समाजवाद, है ना। तो मतलब इनका मानना ये है कि सभी देशों को एक ही रास्ते से गुजरने की ज़रूरत नहीं। तो हमने मार्क्स के विकासशील विचारों के बारे में पढ़ लिया, जहाँ पर मार्क्स का जो चिंतन है निरंतर खोज की प्रक्रिया रहती है, ठीक है ना। वे एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, मतलब थे, जो अपनी थ्योरी को समाज की बदलती हुई प्रयोगशाला में रोज़ टेस्ट करते रहते। मार्क्स के विचार जो थे इसलिए भी विकासशील थे क्योंकि उन्होंने खुद से कहा था कि मैंने सब कुछ संदेह के घेरे में रहकर लिखा है, ठीक है ना, घेरे में रहकर रखा है, अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। उनके विचार कोई धर्म ग्रंथ नहीं थे, बल्कि समाज को समझने और बदलने के लिए एक औजार था, जो समय के साथ साथ बदलते रहे, तेज होते गए, ठीक है ना। और उनके द्वारा एक वैचारिक विकास का सार दिया गया एक वाक्य है, जो जिसमें उन्होंने कहा है कि दार्शनिकों ने अब तक दुनिया की व्याख्या की है, लेकिन असली काम इसे बदलना है, ठीक है। ये उनका एक वाक्य था और ये वाक्य उनके पूरे वैचारिक विकास का सार था।
और जो मार्क्स के विचार थे उनका विकास उनके जीवन काल में भी होता रहा और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके अनुयायियों के द्वारा उनके विचारों को आगे विकसित किया गया। तो ये मार्क्स के विचारशील विकास के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम अगला टॉपिक करते हैं मार्क्स और समकालीन इतिहास लेखन के बारे में। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स और समकालीन इतिहास के बारे में। देखिए, कार्ल मार्क्स और समकालीन इतिहास का संबंध बहुत गहरा था। मार्क्स ने न केवल अपने समय के इतिहास को समझने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने इतिहास को देखने का एक नया नजरिया पेश किया था, ठीक है ना, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है ना, याद रखना। यदि कार्ल मार्क्स के विचार और समकालीन इतिहास के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के बारे में बात करते हैं, जो उनकी एक इम्पोर्टेंट विचारधारा थी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यदि इसमें बात करें तो मार्क्स का मानना था कि इतिहास राजाओं, युद्धों या फिर महान व्यक्तियों के विचारों से नहीं बदलता, बल्कि आर्थिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनसे बदलता है, ठीक है ना। उन्होंने तर्क दिया था कि समाज का ढांचा इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, जैसे कि उत्पादन के साधन थे, है ना। यदि हम आर्थिक आधार की बात करें तो उनका मानना था कि जो अर्थव्यवस्था ही समाज की नींव है। आर्थिक आधार में अर्थव्यवस्था ही समाज की क्या है, नींव है, ठीक है। और अधिरचना की बात करें उसमें इसमें हम, ये तो था हमारा आर्थिक आधार। अब बात करते हैं अधिरचना की। इनका मानना था कि राजनीति, कानून, धर्म और संस्कृति इसकी आर्थिक नींव पर ही टिके हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट हमारा वर्ग संघर्ष के बारे में इन्होंने बताया है। वर्ग संघर्ष, मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है ना, ये उनके द्वारा लिखी गई एक इम्पोर्टेंट बुक थी। और उनका मानना था कि जो अब तक ज्ञात समाज है, ठीक है ना, जो समाजों का जो इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है, कि अब तक के जो ज्ञात समाज हैं, जो समाजों का जो इतिहास है वही वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और समकालीन इतिहास के संदर्भ में मार्क्स ने समाज को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था। देखिए, यदि हम दो भागों की बात करें तो एक में आता है बुर्जुआ वर्ग और दूसरा आता है सर्वहारा। यदि बुर्जुआ वर्ग की बात करें तो वे लोग जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रियाँ हो गई, ज़मीनें हो गई, कंपनियाँ हो गई, ठीक है ना। और सर्वहारा वर्ग क्या होता है, जो ये मजदूर वर्ग है जो अपनी मेहनत बेचकर अपना जीवन जीता है, ठीक है ना, श्रम के बदले वेतन लेता है, ये सर्वहारा वर्ग है। और बुर्जुआ यानी जिसके पास मालिकाना हक होता है, जो ज़मीन का मालिक होता है, फैक्ट्रियों का मालिक होता है, ये वे लोग होते हैं। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है पूंजीवाद की आलोचना के बारे में बात करेंगे और समकालीन। देखिए, यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो इसमें मार्क्स ने अपने समय के औद्योगिक क्रांति और पूंजीवाद का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि पूंजीवाद में अतिरिक्त मूल्यों के जरिए मजदूरों का शोषण होता है। आज के समकालीन युग में भी जब हम आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण और अमीर गरीब के बीच की बढ़ती खाई को देखते हैं या फिर उसकी बात करते हैं तो मार्क्स के जो सिद्धांत हैं प्रासंगिक हो जाते हैं। प्रासंगिक यानी कि उचित, महत्वपूर्ण, उपयोगी या फिर उससे संबंधित, ठीक है ना। प्रासंगिक वर्ड के ये सारे पर्यायवाची हैं। अब आप लोग सोचोगे कि ये प्रासंगिक है तो ये कई लोगों को समझ नहीं आया होगा शायद ये वर्ड, तो मैंने इसके जो पर्यायवाची शब्द है वो बता दिए कि या उससे संबंधित या उचित, महत्वपूर्ण, उपयोगी या संगत। जैसे मार्क्स के द्वारा जितने भी विचार दिए गए हैं, जो सिद्धांत दिए गए हैं वो उचित है, महत्वपूर्ण है, उपयोगी हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत प्रासंगिक हो जाते हैं, उपयोगी हो जाते हैं, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें हम बात करते हैं समकालीन इतिहास के प्रभाव के बारे में। देखिए, मार्क्स के विचारों ने 20वीं और 21वीं शताब्दी के इतिहास को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। और इसमें यदि हम क्रांतियों की बात करें तो 1917 की रूसी क्रांति, ठीक है ना, और चीनी क्रांति सीधे तौर पर मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित थी। जैसे चीनी नेता, ठीक है ना, मार्क्स की जो विचार थे उनसे प्रेरित होकर उन्होंने मार्क्स के वर्ग संघर्ष और जो कामगार या फिर मजदूर वर्ग की जो क्रांति थी उनके विचारों को भी चीनी संदर्भ में लागू किया उन्होंने। और मार्क्स के विचारों ने चीनी क्रांति की रणनीति को भी प्रभावित किया, जिसमें गृह युद्ध, भूमि सुधार और शहरी श्रमिकों के संगठन, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड है कल्याणकारी राज्य। देखिए, पूंजीवादी देशों में मार्क्सवाद के प्रसार को रोकने के लिए मजदूरों को अधिकार देने शुरू किए गए, जैसे कि उनका टाइम फिक्स कर दिया गया काम करने का कि 8 घंटे के लिए काम करेंगे, उनका बीमा करना शुरू कर दिया गया, उनकी पेंशन बढ़ा दी गई, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सुधार किया गया कि उनके अधिकारों को महत्व दिया गया, ठीक है ना, जिससे कि आधुनिक लोकतंत्र का जो स्वरूप वो बदल गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे उपनिवेशिक मुक्ति के बाद, थर्ड पॉइंट, जिसमें एशिया और अफ्रीका जैसे कई देशों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो उसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करके साम्राज्यवाद के खिलाफ किया, उसका प्रयोग, मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग साम्राज्यवाद के खिलाफ किया,
ठीक है, तो ये बहुत सारे पॉइंट थे जो मार्क्स और समकालीन इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। तो इसका मोटा मोटा यदि कंक्लूजन दे इस टॉपिक का, तो इसमें जो मार्क्स के विचार थे उनका विचारों का समकालीन इतिहास पर गहरा प्रभाव था। उनके सिद्धांतों ने दुनिया भर में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया और उनकी विचारधारा आज भी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। उन्होंने समाजवाद और कम्युनिज्म के विकास के बारे में बताया, उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ग संघर्ष के बारे में बताया उन्होंने, है ना। वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों ने दुनिया भर में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को प्रेरित किया। आर्थिक विचारों ने दुनिया भर में आर्थिक नीतियों को प्रभावित किया। पूंजीवाद की आलोचना की उन्होंने। ठीक है। सामाजिक न्याय के बारे में बात की उन्होंने, क्योंकि जो दुनिया भर में सामाजिक न्याय के लिए जो अब भी लड़ाई जारी है। ठीक है। तो ये सारे मार्क्स के जो समकालीन इतिहास के विचार थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट जो वो है शास्त्रीय मार्क्सवाद और इसकी परंपरा के बारे में। देखिए, शास्त्रीय मार्क्सवाद की बात करें तो शास्त्रीय मार्क्सवाद उन मूल सिद्धांतों और विचारों का जो समूह है जो स्वयं कार्ल मार्क्स और उनके एक साथी फ्रेडरिक एंगल्स, उन्हें इन दोनों ने मिलकर 19वीं शताब्दी के मध्य में विकसित किए थे। और यह परंपरा बाद के सभी मार्क्सवादी आंदोलनों में और विचारधाराओं में इसने अपनी नींव रखी थी। ठीक है ना, उनमें भी शामिल की गई थी। शास्त्रीय मार्क्सवाद और इसकी परंपरा के यदि मुख्य पहलुओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम शास्त्रीय मार्क्सवाद के मुख्य स्तंभ के बारे में बात करते हैं। देखिए, यदि हम शास्त्रीय मार्क्सवाद के मुख्य स्तंभों की बात करें तो मुख्य रूप से 3 स्रोतों का मिश्रण है माना जाता है शास्त्रीय मार्क्सवाद में। जैसे जर्मन दर्शन की बात करें तो वहाँ के एक दार्शनिक है हेगेल। ठीक है ना, हेगेल। और ब्रिटिश राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहाँ के एडम स्मिथ में है, ये भय नहीं है। ठीक है ना। और इसके अलावा रिकार्डो और फ्रांसीसी क्रांतिकारी विचार। ठीक है ना। और इसके सिद्धांतों की बात करें तो जैसे हमने पहले भी बताया है ऐतिहासिक भौतिकवाद जहाँ पर ये बताता है कि मानव इतिहास का विकास उत्पादन के तरीके और आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। ये मानता है कि मानव इतिहास का विकास उत्पादन के तरीके और आर्थिक संबंधों द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है ना, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद ये मानता है। इसके अलावा द्वंदात्मक भौतिकवाद जो प्रकृति और समाज में बदलाव, विरोधाभासों के टकराव से होता है, ये मानता है। इसके अलावा इसमें अतिरिक्त मूल्य इसमें बात करें तो जो पूंजीपति मजदूरों और उनके काम को असली कीमत से कम देता है और जो बचा हुआ मुनाफा होता है वो खुद रख लेता है, जैसे शोषण का एक आधार बनता है। मैंने पहले भी एग्जाम्पल देके बताया था कि जैसे एक ज़मीन होती है, ठीक है ना, ये उसका मालिक होता है। ठीक है। और जो मजदूर होता है वो इसमें फसल उगाता है, इसकी देख रेख करता है। ठीक है, पानी वगैरह टाइम पे देता है और सारी चीज़ें ये मेंटेन करता है। और जो इसकी मेहनत से जो फसल उगती है वो इतनी सारी मात्रा में उगती है, लेकिन जो एक किसान होता है जो मतलब मालिक होता है उसका, वो खुद अपने पास रख लेता है और उसका कुछ परसेंट निकाल के वो सिर्फ वेतन के तौर पर देता है मजदूर को। तो ये एक तरीके से ये इसका जो श्रम का शोषण करता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। ऐसे ही कंपनियों में, फैक्ट्रियों में भी होता है। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो जो वहाँ पर वर्कर काम करते हैं उनकी मेहनत से होता है, लेकिन जो सारा प्रॉफिट है वो जो कंपनी का मालिक होता है वो खुद रख लेता है, लेकिन उसको कुछ परसेंट हिस्सा ही उसको वेतन के रूप में देता है वो, जबकि सारी असली मेहनत वहाँ पर काम करने वाले कामगारों की होती है। तो इस पॉइंट में मोटा मोटा यही बताया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, उसमें हम वर्ग संघर्ष के बारे में बात करते हैं। वर्ग संघर्ष समाज में हमेशा शोषक और शोषित वर्ग 2 भागों में बटा होता है समाज। ठीक है ना। और यह संघर्ष क्रांति की ओर ले जाता है। मूल रूप से समाज में किसी भी 2 वर्गों में संघर्ष चलता है तो क्रांति का आना निश्चित है। ठीक है ना। ये तो थे हमारे शास्त्रीय मार्क्सवाद के मुख्य स्तंभ के पॉइंट्स। अब हम देखिए, यदि हम शास्त्रीय मार्क्सवाद की परंपरा के बारे में बात करें तो मार्क्स की मृत्यु के बाद उनके विचारों को अलग अलग विद्वानों या फिर और नेताओं ने आगे बढ़ाया। ठीक है ना, जिसे हम मार्क्सवादी परंपरा के नाम से जानते हैं, मार्क्सवादी परंपरा के नाम के, है ना, या फिर मार्क्सवादी परंपरा कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 चरण देखे जा सकते हैं। यदि फर्स्ट चरण की यदि हम बात करें तो उसमें हम मार्क्स के तुरंत बाद के जो फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल काउत्स्की, ये दोनों दार्शनिक थे जिन्होंने मार्क्स के विचारों को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। ठीक है ना। और इसमें पूंजीवाद के पतन के बाद समाजवाद का आना निश्चित तय था। ठीक है ना। और यदि इसमें हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड चरण में हम बात करेंगे क्रांतिकारी परंपरा के बारे में। क्रांतिकारी परंपरा, ठीक है ना, व्लादिमीर लेनिन शास्त्रीय मार्क्सवाद की परंपरा
लेनिन और बोल्शेविक क्रांति से भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने 1917 ईस्वी में रूस में समाजवादी क्रांति ला दी। ठीक है ना। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि व्लादिमीर लेनिन ने शास्त्रीय मार्क्सवाद को 20वीं सदी की परिस्थितियों को साम्राज्यवाद के अनुरूप ढाला। ठीक है। उन्होंने तर्क दिया था कि मजदूरों को क्रांति के लिए एक संगठित यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है। ठीक है। इसे मार्क्सवाद या फिर लेनिनवाद के नाम से जाना गया, जिसने रूस और चीन की भी क्रांति, चीन में भी आई थी क्रांति, तो रूस और चीनी जैसी क्रांतियों को जन्म दिया। ठीक है। इसके बाद यदि हम थर्ड चरण की बात करें तो पश्चिमी मार्क्सवाद। यदि पश्चिमी मार्क्सवाद की बात करें तो 1920 के बाद यूरोप में मार्क्सवाद की एक नई परंपरा शुरू हुई, जिसने केवल अर्थव्यवस्था पर ध्यान न देकर संस्कृति और विचारधारा पर भी ध्यान दिया। और पश्चिमी मार्क्सवाद के टाइम पे एक वैचारिक प्रभुत्व का सिद्धांत दिया गया। ठीक है ना, जिसमें बताया गया कि पूंजीवाद केवल पुलिस या सेना से नहीं बल्कि स्कूल, मीडिया, धर्म, ठीक है ना, इन सब के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा करके बैठा है। ठीक है। इन सब में सिखाया जाता है, पूंजीवाद के बारे में बताया जाता है, जिसे पूंजीवाद जैसी जो व्यवस्था है लोगों के दिमाग में पनपती है। ठीक है। इसके अलावा हम यदि फ्रैंकफर्ट स्कूल की बात करें तो इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी दी थी। ठीक है ना, क्रिटिकल थ्योरी विकसित की और आधुनिक समाज में तकनीकी और सांस्कृतिक शोषण का विश्लेषण किया था इन्होंने। ठीक है। तो ये हमारा पश्चिमी मार्क्सवाद के बारे में ये कुछ पॉइंट थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शास्त्रीय मार्क्सवाद और समकालीन मार्क्सवाद के बारे में। देखिए, यदि हम शास्त्रीय मार्क्सवाद और समकालीन मार्क्सवाद के बारे में बात करें तो जो आज की मार्क्सवादी परंपरा केवल फैक्ट्री और मजदूर तक सीमित नहीं है, इसमें कई नई धाराएं जुड़ चुकी हैं। ठीक है। जैसे मार्क्सवादी नारीवाद के बारे में बात करें तो इसमें पितृसत्तात्मक, जो पितृसत्ता और वह पूंजीवाद के संबंध को समझा। इसमें बताया गया है कि पितृसत्तात्मक, ठीक है ना, और पूंजीवाद का संबंध है, इनको कैसे समझा जा सकता है। इसके अलावा पारिस्थितिक मार्क्सवाद, जिसमें बताया गया है कि कैसे पूंजीवाद पर्यावरण का विनाश कर रहा है। इसके अलावा नव मार्क्सवाद के बारे में बात करता है, जो राज्य की शक्ति और वैश्विक बाजार के नए रूपों का अध्ययन करके बताता है। ठीक है ना, अध्ययन करता है। और यदि हम शास्त्रीय मार्क्सवाद के महत्व के बारे में बात करें तो ये वर्ग संघर्ष की समझ प्रदान करता है, जो समाज में फैली हुई असमानता है, ठीक है, बेरोजगारी है, जो अमीरी गरीबी का भेद है, और जो शोषण को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है ना, वर्ग संघर्ष की समझ प्रदान करता है ये हमें। इसके अलावा समाजवादी क्रांति के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, जो श्रमिक वर्ग होता है, जो मजदूर वर्ग होता है, ठीक है ना, उनको सत्ता में आने के लिए और एक समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरित करता है। और देखिए, शास्त्रीय मार्क्सवाद की उपलब्धि की बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि उसके लिए यह थी कि उसने इतिहास को नीचे से, यानी जो मजदूर वर्ग है, आम जनता है, ठीक है ना, उन लोगों के नज़रिए से देखने की शुरुआत की थी इन्होंने, यानी कि लोगों की छोटी से छोटी समस्याओं की तरफ ध्यान दिया था। ठीक है। तो ये हमारा शास्त्रीय मार्क्सवाद और इसकी परंपरा वाला टॉपिक भी यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है। इसके बारे में यदि मोटा मोटा कंक्लूजन दे तो शास्त्रीय मार्क्सवादी दर्शन की एक शाखा है, जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों पर आधारित है, और यह दर्शन समाज की अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या है प्रदान करता है। ठीक है। तो ये हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अभ्यास के बारे में पढ़, मुख्य रूप से यही ज़रूरी है। ठीक है ना, या तो ये जो एग्जामिनर है वो ये इन टॉपिक्स में से कोई भी प्रश्न उठाएगा, ठीक है ना, या फिर जो इसका अभ्यास है उसमें से। तो अब हम इसका अभ्यास भी करेंगे। हमने हमारे टॉपिक सारे कवर कर लिए हैं। इसके अलावा हमने जो लेसन की डेफिनेशन है उसके बारे में भी कवर किया है। ठीक है। अब हम अभ्यास के बारे में देखते हैं। देखिए, यदि अभ्यास की बात करें तो इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। यदि हम पहले प्रश्न की बात करें तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि मार्क्स से पहले के समाजवादी विचारों और मार्क्सवाद के बीच अंतर पर चर्चा करें। वो कहता है कि समाजवाद एक नैतिक और धार्मिक आदर्श है जो मानवता के लिए आवश्यक है, और मार्क्स से पहले के जो समाजवादी थे उनको आमतौर पर यूटोपिया या फिर यूटोपिया समाजवादी या फिर स्वप्नलोकी समाजवादी, स्वप्नलोकी, ठीक है ना, ये हमने पीछे पढ़ा है ये चैप्टर पूरा, यूटोपिया या फिर स्वप्नलोकी समाजवादी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने समाजवाद को इनसे अलग दिखाने के लिए वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद। और मार्क्स से पहले समाजवादी जो विचारकों की बात करें तो जैसे सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरिस और रॉबर्ट ओवन जैसे जो दार्शनिक हैं, जिन्होंने मार्क्स के आने से पहले समाजवादी विचारों के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं मार्क्स से पहले के दृष्टिकोण के बारे में और मार्क्सवाद के दृष्टिकोण के बारे में। तो यदि हम दोनों के अंतर
दोनों में अंतर बताएं तो मार्क्स से पहले जो स्वपनलोकी समाज था उसके बारे में बात करें तो इनका समाजवाद नैतिकता मानवता, ठीक है, मानवता पर आधारित था। वे मानते थे कि गरीबी और शोषण बुरी चीज़ें हैं और समाज को न्यायपूर्ण होना चाहिए। वे अमीरों की जो दया है और हृदय के परिवर्तन पर भरोसा करते थे ताकि अमीर लोग जो है गरीबों पर दया दिखाए, ठीक है ना, जो ये बीच का भेद है अमीर गरीब का वो ख़त्म हो सके, ठीक है। जो मार्क्स के पहले के जो विचारक थे या फिर जो समाजवाद था वो उनका ये दृष्टिकोण है। और यदि मार्क्सवाद की बात करें तो वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, ठीक है ना। मार्क्स ने समाजवाद को नैतिकता के बजाय इतिहास के नियम और आर्थिक विश्लेषण पर आधारित किया, ठीक है, विश्लेषण। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की है कि पूंजीवाद का अंत और समाजवाद का आना ऐतिहासिक रूप से अनिवार्य है, ठीक है। तो दोनों के बीच में ये अंतर था दृष्टिकोण की बात करें तो। इसके बाद हम यदि परिवर्तन के तरीके की बात करें तो दोनों में जो मार्क्स है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। तो जो मार्क्स से पहले के विचारक हैं वे हिंसा या क्रांति, ठीक है ना, इनके विरोधी थे वे। और वे छोटे छोटे आदर्श समुदाय के माध्यम से उदाहरण पेश करना चाहते हैं, ठीक है ना। आदर्श समुदाय जैसे बहुत सारे उस टाइम के दार्शनिक हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, रॉबर्ट ओवन करके, जैसे न्यू हार्मनी, ठीक है ना। बहुत सारे जो उस टाइम के जो इतिहासकार हैं उनके माध्यम से उन्होंने उदाहरण पेश किया है ताकि दुनिया उन्हें देखकर बदल सके, उनसे सीख सके और उनके जो विचार थे उस टाइम के उनसे उनके बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है। ये मार्क्स से पहले के जो विचारक थे उनका तरीका था। अब यदि मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्स का मानना था कि शासक वर्ग यानी जो पूंजीपति वर्ग है वो कभी भी स्वेच्छा से अपनी सत्ता को नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए व्यवस्था को बदलने के लिए हिंसक क्रांति की आवश्यकता है, हिंसक क्रांति। और जो सर्वहारा वर्ग है उसको संगठित होने की ज़रूरत है। जैसे सर्वहारा वर्ग, ये मैंने पीछे भी बताया था, सर्वहारा वर्ग जो मजदूर हो गए, कामगार हो गए, ये सब इकट्ठे होकर क्रांति करें तो परिवर्तन लाया जा सकता है। ये मार्क्सवादी विचारधारा के परिवर्तन का तरीका है। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट करेंगे इतिहास की समझ के बारे में। इतिहास की समझ के बारे में देखिए, यदि मार्क्स से पहले के विचारकों की बात करें तो इसमें ये जो वे इतिहास को केवल घटना या फिर, ठीक है ना, घटना या फिर कर्म या महापुरुषों की इच्छा से लिखते थे या फिर उनके रूप में देखते थे, ठीक है। और उनके पास यह समझने का कोई ठोस आधार नहीं था कि समाज एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे जाता है। तो उन सब के पास इन सब चीज़ों के कोई मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और यदि मार्क्सवाद की बात करें हम इसमें इतिहास की समझ में मार्क्सवाद की बात करें तो जो मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने बताया है कि समाज का विकास उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच संघर्ष का परिणाम है, ठीक है। तो ये मार्क्सवाद की इतिहास की समझ को लेकर कुछ बातें हैं, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट करते हैं जिसमें हम वर्ग संघर्ष की भूमिका के बारे में बात करेंगे। देखिए, वर्ग संघर्ष की भूमिका के बारे में बात करें तो मार्क्स से पहले के जो विचारक थे उन्होंने वर्ग संघर्ष को समाज के मुख्य इंजन के रूप में नहीं पहचाना, ठीक है ना। वे समाज के सभी वर्ग जैसे अमीर और गरीब के बीच सहयोग की अपील करते हैं। वे चाहते हैं कि सब लोग समानता के साथ व्यवहार करें, ठीक है ना, समाज में सब बराबर से रहें, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये मानते हैं जो समाजवादी हैं विचारक हैं मार्क्स से पहले के जो। और मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष ही इतिहास की चालक शक्ति है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल मजदूर वर्ग ही वह क्रांति की शक्ति है जो पूंजीवाद को ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। ये जब मजदूर वर्ग इकट्ठा होकर इनके खिलाफ क्रांति करेगा तो ही पूंजीवाद का खात्मा किया जा सकता है। ये मार्क्सवाद का विचार है, ठीक है। उसके बाद यदि हमने मार्क्सवाद के बारे में ये जो समाजवादी विचार और मार्क्सवादी विचार हैं उनके बारे में बता दिया ना, इनके क्या क्या विचार थे। अब अंतर स्पष्ट करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में हम बात करेंगे। जब मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को देखता है, ठीक है ना, मार्क्सवाद एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ से देखता है, जबकि मार्क्स से पहले के जो समाजवादी विचार हैं वो अधिक नैतिकता और धार्मिक थे, ठीक है। अभी हमने वर्ग संघर्ष के बारे में बात की है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है जो मार्क्सवाद है वो, ठीक है। जबकि मार्क्स से पहले के जो समाजवादी जो विचारक है वो समाजवादी विचारक हैं, उनके पास ज़्यादा जानकारी नहीं है वर्ग संघर्ष के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी कवर कर ली है इस टॉपिक के बारे में। तो यदि हम इसका कंक्लूजन दें मोटा मोटा तो उसमें हम बात करेंगे कि जो मार्क्स से पहले के समाजवादी थे उन्होंने
समाज में जो भी समस्याएं थी, जैसे पूंजीवाद की जो जितनी भी बुराइयां थी उनको तो पहचान लिया था, लेकिन उनके पास उस समस्या का कोई व्यवहारिक समाधान नहीं था, ठीक है ना, या फिर उसको बदलने के लिए कोई नक्शा नहीं था। मार्क्स ने समाजवाद को एक सपने की बजाय एक राजनीतिक आंदोलन और एक वैज्ञानिक सिद्धांत बना दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें मार्क्स के उत्तराधिकारियों के ऐतिहासिक तथा अन्य विचारों पर एक टिप्पणी लिखें। देखिए, यदि इस प्रश्न की बात करें तो मार्क्स के बाद के उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले जो जितने भी विचारक हैं, ठीक है ना, मार्क्स के बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाने वाले जितने भी विचारक हुए हैं उनको मार्क्स का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ठीक है ना, उत्तराधिकारी कहा जाता है। तो आपको ये तो चीज़ समझ आ गई कि उत्तराधिकारी क्या होता है, कि मार्क्स के द्वारा जितने भी विचार दिए गए थे, जो भी सिद्धांत दिए गए थे, उन सिद्धांतों को आगे लागू करने वाले या फिर उनको विचारों को आगे बढ़ाने वाले उनके उत्तराधिकारी हैं। और इन उत्तराधिकारियों ने मार्क्सवाद को केवल एक किताबी सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे बदलती वैश्विक परिस्थितियों, ठीक है, जैसे कि साम्राज्यवाद, विश्व युद्ध हुए हैं और फांसीवाद हुआ है, उनके अनुसार भी ढाला है। मार्क्स के उत्तराधिकारियों के ऐतिहासिक और नए विचारों को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में समझ सकते हैं। देखिए, यदि फर्स्ट चरण की इसमें हम बात करें तो रूढ़िवादी और क्रांतिकारी उत्तराधिकारी की बात करेंगे। देखिए, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मार्क्स के उत्तराधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्रांति कैसे होगी, ठीक है ना। और इसमें यदि हम व्लादिमीर लेनिन, देखिए व्लादिमीर लेनिन के बारे में बात करें तो इन्होंने ना मार्क्सवाद में सबसे बड़ा व्यवहारिक योगदान दिया था। जो मार्क्सवाद के द्वारा जो साम्राज्यवाद का सिद्धांत है, जो उसमें बात करें तो मार्क्स ने पूंजीवाद को केवल औद्योगिक रूप से देखा था, जबकि लेनिन ने बताया है कि पूंजीवाद अब साम्राज्यवाद के चरण में पहुंच गया है, ठीक है, जहां विकसित देश कच्चे माल और बाजार के लिए पूरी दुनिया का शोषण करते हैं। और लेनिन ने बताया कि उन्होंने एक तर्क दिया कि मजदूर खुद से क्रांति नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक अनुशासित राजनीतिक दल यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जरूरत है, ठीक है ना, जो मजदूरों का नेतृत्व करेगी, ठीक है। और एक आलोचनाकार भी हुए हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे, जैसे रोजा। देखिए, रोजा लग्जमबर्ग नाम करके एक इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने लेनिन की पार्टी की आलोचना की है और बताया है कि जो मजदूर वर्ग है वो अगर खुद से संगठित होकर क्रांति करना चाहेगा तो ही वो क्रांति सफल हो सकेगी, ठीक है ना। उनका मानना था कि क्रांति नीचे से यानी मजदूरों के अपने संघर्ष से आनी चाहिए, ना कि उनको ज़बरदस्ती इकट्ठा करके क्रांति करवाई जाए, ठीक है। अगर वो खुद से क्रांति करना चाहेंगे तभी वो क्रांति सफल हो सकेगी। तो उन्होंने जो लेनिन की जो हरावल पार्टी की यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो गठन की बात की थी उन्होंने इसकी आलोचना की है। इसके अलावा हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे इसमें। देखिए, यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो इसमें हम पश्चिमी मार्क्सवाद और सांस्कृतिक विचार के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। जब पश्चिमी यूरोप में क्रांति नहीं हुई थी तो उत्तराधिकारियों ने इसके कारणों की तलाश की। उन्होंने पाया कि पूंजीवाद केवल आर्थिक शक्ति से नहीं बल्कि विचारधारा से टिका है। और एंटोनिया ग्राम्सी करके एक इतिहासकार हैं, ठीक है ना, ग्राम्सी ने जेल में अपनी एक डायरी लिखी थी और उसमें उन्होंने बताया था, उन्होंने प्रभुत्व का विचार दिया था उसमें, और उन्होंने कहा है कि शासक वर्ग स्कूल, चर्च, मीडिया के जरिए जनता के दिमाग में यह बात बैठा देता है कि पूंजीवाद ही प्राकृतिक और सही है, इसलिए सत्ता बदलने के लिए सबसे पहले सांस्कृतिक संघर्ष जरूरी है। ये एंटोनिया जो ग्राम्सी है उनका एक विचार है, ठीक है, उन्होंने ये प्रभुत्व का विचार दिया था। इसके अलावा एक और विचारक है जॉर्ज लुकास नाम के, इन्होंने वस्तुकरण का सिद्धांत दिया है, ठीक है ना, और उन्होंने बताया है कि पूंजीवाद में मानवीय जो रिश्ते हैं वो भी मतलब निर्जीव हो जाते हैं, किसी वस्तु के समान हो जाते हैं, ठीक है, इनका ये विचार था पूंजीवाद में। पूंजीवाद में लोगों की भावनाओं को, उनके लोगों के साथ समानता के व्यवहार का, न्याय का, ठीक है ना, इन सब का कोई महत्व नहीं होता। और पूंजीवाद में क्या है कि अमीर और गरीब की इतनी लंबी खाई पैदा हो जाती है कि इसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम नव मार्क्सवाद और फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये हमने चैप्टर किया ना, उसमें ये हमने सारे पॉइंट कर लिए हैं और ये यहाँ पर दोबारा रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप इसको और अच्छे से कर सकते हो। लेसन में भी अगर लेसन स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करेंगे ना तो उसमें भी ये आएंगे,
ठीक है ना। और अब जब ये क्वेश्चन आए हैं तो इसमें आप और अच्छे से इसको आप कवर कर सकते हो, अगर ध्यान से इसको सुनोगे वीडियो को और ध्यान से पढ़ोगे तो आपका ये लेसन क्वेश्चंस और जो डेफिनेशन लेसन में दी गई है ना उसके हिसाब से आप अच्छे से कवर कर सकते हो इसको। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में नव मार्क्सवाद और फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विचारकों ने मार्क्सवाद को मनोविज्ञान और समाज शास्त्र के साथ जोड़ दिया था, ठीक है ना। और इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी, देखिए यदि क्रिटिकल थ्योरी की बात करें तो मार्क्सवाद की परंपरा में एक अत्यंत प्रभावशाली मोड़ है। इसका उदय 1920 में और लगभग 30 के दशक में जर्मनी के कैम्फर्ट स्कूल में हुआ था, ठीक है ना, जहाँ पारंपरिक मार्क्सवाद केवल अर्थव्यवस्था और फैक्ट्रियों पर ध्यान देता था। वहीं आलोचनात्मक सिद्धांतकारों ने यह समझने की कोशिश की कि आधुनिक समाज में लोग मानसिक और सांस्कृतिक रूप से कैसे गुलाम बने रहते हैं। और इस टाइम पे बहुत सारे विचारक हुए हैं या इतिहासकार हुए हैं, जैसे मैक्स हार्कहाइमर, ठीक है ना। इन्होंने सिद्धांत, इनका जो सिद्धांत है, इनका विचार है, वो उन्होंने बताया कि ये दुनिया को केवल जैसा है वैसा ही समझने की कोशिश करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे एक और इतिहासकार हैं थियोडोर एडोर्नो या फिर हार्कहाइमर, दोनों ने मिलकर एक तर्क दिया था कि आधुनिक पूंजीवाद में संस्कृति एक फैक्ट्री की तरह काम करता है, जैसे कि फिल्में हो गई, संगीत हो गया, रेडियो हो गया या फिर विज्ञापन, ठीक है ना। ये मनोरंजन के नाम पर लोगों के वैचारिक रूप से सुस्त बना देता है ताकि वे व्यवस्था के खिलाफ सवाल ना उठा सकें, ठीक है। इसके अलावा एक आयामी मनुष्य है जिसमें जो एक इतिहासकार हैं हर्बर्ट नाम करके, ठीक है ना, उन्होंने बताया है कि आधुनिक उपभोक्तावादी समाज में मनुष्यों को एक आयामी बना दिया है। लोग अपनी खुशी केवल जो नई चीज़ें खरीदते हैं बस उनमें ढूंढते हैं, जैसे कि कोई कार खरीद ली, कोई मोबाइल खरीद लिया, है ना। ऐसी कोई भी नई चीज़ खरीदते हैं ना, सिर्फ उनकी खुशी उसी में होती है, जिससे उनकी क्रांतिकारी शक्ति खत्म हो जाती है। और इनका मानना है कि जो आधुनिक तकनीक है और या फिर विज्ञापन है मनुष्य को केवल उपभोक्ता बनाकर छोड़ देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमने मोटा मोटा कवर करवा दिया है। और यदि हम इसमें उत्तराधिकारियों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो लेनिन करके हमने बताया है कि लेनिन ने मार्क्स के विचारों को रूस में करने की कोशिश की है। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया है। इसके अलावा एक और स्टालिन नाम करके इनके एक उत्तराधिकारी हैं। स्टालिन ने लेनिन के बाद सोवियत संघ का नेतृत्व किया था और मार्क्स के विचारों को आगे लागू करने की कोशिश की थी, ठीक है ना। माओ ने मार्क्स के विचारों को चीन में लागू करने की कोशिश की थी। 1949 में चीनी क्रांति का नेतृत्व किया है, ठीक है। इसके अलावा चे गुएवारा, इन्होंने भी मार्क्स के विचारों को लैटिन अमेरिका में लागू करने की कोशिश की है और क्यूबा की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये सारे थे इसके उत्तराधिकारी और इनके विचार मार्क्स के। और यदि हम मार्क्स के प्रभाव की बात करें, जो उनके विचार थे उनके प्रभाव की बात करें, तो मार्क्स के विचारों का मार्क्स के उत्तराधिकारियों के ऐतिहासिक और अन्य विचारों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन नेताओं ने मार्क्स के विचारों को अपने अपने देशों में लागू करने की कोशिश की है, ठीक है ना, और समाजवादी क्रांतियों का नेतृत्व करने की कोशिश। और यदि हम इसका मोटा मोटा निष्कर्ष दें तो उसमें हम बताएंगे कि जो मार्क्स के उत्तराधिकारियों ने मार्क्सवाद को एक जड़ का सिद्धांत बनने से बचाया है। जहाँ पर लेनिन ने इसे राजनीतिक शक्ति का हथियार बनाया, वहीं ग्रामसी और जो फ्रैंकफर्ट स्कूल, इसने इसे सांस्कृतिक विश्लेषण का जरिया बनाया है। और आज का समकालीन मार्क्सवाद इन्हीं उत्तराधिकारियों की देन है, जो पर्यावरण, ठीक है ना, जेंडर या फिर वैश्वीकरण जैसे नए नए विषयों पर चर्चा करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम हमारा थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम मार्क्स के विचारों का समय के साथ कैसे विकास हुआ और उदाहरण के साथ इनको कैसे स्पष्ट करें, ठीक है। देखिए, यदि हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के विचारों का विकास अचानक नहीं हुआ है, ठीक है ना। और या फिर ये बोले कि अचानक होने वाली एक ऐसी घटना नहीं है, बल्कि उनके जो जीवन के अनुभव है या फिर बदलती वैश्विक परिस्थितियां है उन सब का परिणाम है ये। उनके विचारों के विकास को हम मुख्य रूप से 3 चरणों में देखते हैं। चलो हम बात करते हैं। यदि हम पहले चरण की बात करें तो मानवतावादी मार्क्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, 1844 से। देखिए, यदि इसमें प्रारंभिक काल में इसमें बात करें तो इस समय मार्क्स युवा थे, ठीक है ना। युवा मार्क्सवाद के बारे में हमने पढ़ा भी है लेसन में। और उन पर जर्मनी दार्शनिक हेगेल का प्रभाव था, ठीक है ना। इस चरण में उनका ध्यान आर्थिक आंकड़ों के बजाय मनुष्य की जो पीड़ाएं हैं और उसकी जो गरिमा है उन सब पर था, हमने ये भी पढ़ा था। इसके अलावा उसके यदि विचार की बात करें तो अलगाव का जो उनका विचार था,
ठीक है ना, वो महत्वपूर्ण था। और मार्क्स ने तर्क दिया था कि पूंजीवाद में मजदूर अपने काम से, अपने बनाए हुए उत्पाद से और समाज से, या फिर कहे कि वो खुद से भी कट जाता है, मशीन का एक पुर्जा बनकर रह जाता है। यदि हम उदाहरण देकर इसको समझाएं तो जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाला एक मजदूर जो दिन भर जूते बनाता है, लेकिन वह उन जूतों को खुद नहीं पहन सकता और न ही उसे बनाने में कोई खुशी महसूस करता है। ठीक है ना, यह यहाँ पर वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने जो काम से या फिर श्रम से अलग हो जाता है। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि सिर्फ मेहनत करके उत्पाद बना के सिर्फ अपने लिए क्या है कि अपना खर्चा निकालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, सिर्फ मजदूरी करके अपना पेट भरने के लिए वो मेहनत कर रहा है। ठीक है, अपनी श्रम को बेचकर वो क्या है कि उसको श्रम के बदले वेतन मिल रहा है, तो इसलिए वो काम कर रहा है, उसको वो काम करने में कोई खुशी महसूस नहीं होती। अलगाव का जो सिद्धांत है मार्क्सवाद का, वो यही कहता है। इसके अलावा यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो मध्यकाल में हम बात करेंगे, मध्यकाल क्रांतिकारी मार्क्स के बारे में। ठीक है ना, 1845 से 1850 तक के टाइम के बारे में। इस दौरान मार्क्स ने पेरिस और ब्रुसेल्स में जो क्रांति हुई थी उनको देखा और यहाँ पर उनके विचार दर्शन से निकलकर राजनीति और क्रांति की ओर मुड़े। ठीक है ना, और यहाँ पर उनका एक मुख्य विचार था, हमने बात की है वर्ग संघर्ष के बारे में, ये उनका एक मुख्य विचार था। और ऐतिहासिक भौतिकवाद, ठीक है ना, उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में लिखा था। उन्होंने घोषणा की कि समाज का विकास केवल विचारों से नहीं बल्कि वर्गों के बीच होने वाले संघर्ष से होता है। ठीक है ना, और उन्होंने बताया है कि कैसे इतिहास स्वामी और दास, ठीक है, सामंत और किसान, इन सब से होता हुआ जब पूंजीपति और मजदूर वर्ग के संघर्ष तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके अलावा यदि हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें तो उत्तरावर्ती काल के बारे में बात करते हैं। उत्तरावर्ती काल या फिर वैज्ञानिक मार्क्स के बारे में, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन कवर हो जाए, जिसमें हम बात करेंगे 1850 के बाद के टाइम के बारे में। ठीक है ना, देखिए लंदन में जब मार्क्स रह रहे थे तो उस टाइम पे मार्क्स ने अपना अधिकांश जो टाइम है वो ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में बिताया। ठीक है, और यहाँ उन्होंने पूंजीवाद का गहरा और आर्थिक विश्लेषण किया, जहाँ पर उन्होंने एक विचार दिया अतिरिक्त मूल्यों का। अतिरिक्त मूल्य, देखिए ये हम सारे लेसन के दौरान पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, ये बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। देखिए अतिरिक्त मूल्य में उन्होंने अपनी महान कृति दास कैपिटल, ठीक है ना, उनके द्वारा प्रसिद्ध लिखी गई बुक थी ये दास कैपिटल में विज्ञान, इस दास कैपिटल में वैज्ञानिक तरीकों से समझाया है कि पूंजीपति अमीर कैसे बनते हैं। ठीक है, ये देखिए यदि हम उदाहरण देकर बताएं तो जैसे कि यदि एक मजदूर है 4 घंटे में उतना काम कर लेता है जिससे उसकी मजदूरी निकल जाए, लेकिन मालिक उसे 8 घंटे काम करवाता है, तो बाकी के 4 घंटे का काम अतिरिक्त मूल्य है। ठीक है ना, जो मालिक की जेब से जो मालिक की जेब में जाता है। और यही पूंजीवाद का जो है जो पूंजीवाद जो शोषण करता है उसका असली गणित है ये, कि जो मजदूर है उसको सिर्फ 4 घंटे का काम करने से उसकी मजदूरी निकल जाती है, लेकिन मालिक जो 8 घंटे काम करवाता है वो एक्स्ट्रा 4 घंटे का जो वो चार्ज है वो अपनी जेब में रखता है वो मालिक। ठीक है ना, उस जो 4 घंटे में जो उसको प्रॉफिट होता है वो सिर्फ वो मालिक के पास रहता है, वो उसको वेतन के रूप में नहीं देता मजदूर को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें हम लोकतांत्रिक समाजवाद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड है 1870 से 1880 लगभग। ठीक है, देखिए मार्क्स के बाद के वर्षों में उनके विचारों का विकास लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर भी हुआ। उन्होंने कहा है कि श्रमिक वर्ग को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और एक समाजवाद की या समाजवादी समाज की स्थापना करनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि क्रांति शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती है, ये जो क्रांति है, लेकिन अगर पूंजीपति वर्ग इसका विरोध करता है तो श्रमिक वर्ग को बल का प्रयोग करना पड़ेगा। कि पहले तो वो शांति के तरीके से वो ये सब क्रांति करने की कोशिश करे कि जो पूंजीपति वर्ग है वो अपना हृदय परिवर्तन कर ले। अगर वो शांति से नहीं करता तो फिर उसके खिलाफ उनको विरोध करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे फिर ये विरोध सशस्त्र विरोध क्यों ना हो, हिंसक परिवर्ती वाला क्यों ना हो चाहे। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें हम लेनिन और बोल्शेविक में जो क्रांति हुई थी, लेनिन और बोल्शेविक क्रांति 1817 के
लगभग हुई थी। और लेनिन ने मार्क्स के विचारों को रूस में लागू करने की कोशिश की थी। 1917 में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। और लेनिन ने कहा था कि जो श्रमिक वर्ग को पूंजीपति वर्ग को उखाड़ कर फेंकना होगा, ठीक है ना, और एक समाजवादी समाज की स्थापना करनी होगी। और उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी यही तरीका अपनाया है कि या तो शांतिपूर्ण तरीके से वो मान जाए, अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मानते तो फिर बल का प्रयोग करो, हिंसक रूप से क्रांति करो, ठीक है ना। तो ये सारे मार्क्स के विचार थे, ठीक है ना, कैसे वे विकसित हुए उन सब के बारे में था। तो यदि हम इस प्रश्न का मोटा मोटा कंक्लूजन दे तो मार्क्स के विचारों का विकास दर्शन से शुरू होकर राजनीति और अर्थशास्त्र तक जाकर पूर्ण हुआ है। और उन्होंने साबित किया है कि दुनिया को केवल समझने की जरूरत नहीं है बल्कि इसे बदलना भी जरूरी होगा, ठीक है ना। तो ये सारे उनके विचार थे जो अब हमने पढ़े हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, जो इतिहास के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत का आप किस तरह से मूल्यांकन करते हैं। देखिए, यदि इस प्रश्न पर बात करें तो इतिहास के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत या फिर ऐतिहासिक भौतिकवाद का मूल्यांकन एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, ठीक है ये। और मार्क्सवादी नज़रिए ने इतिहास को देखने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। जहाँ पहले इतिहास केवल राजाओं, ठीक है ना, उनके द्वारा लड़े गए युद्धों या फिर जो भी संधियाँ की जाती थी राजाओं के द्वारा, उनका विवरण था, मार्क्स ने इसे आम जनता और आर्थिक संबंधों के नज़रिए से पेश करने की कोशिश की है ना। इतिहास के जो मार्क्सवादी सिद्धांत का मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे तो हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए है हमारे प्रश्न का जो कंसेप्ट। देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत के यदि मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार इतिहास एक वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया है जिसमें दो वर्ग होते हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक श्रमिक वर्ग, ठीक है, श्रमिक वर्ग होता है। और मार्क्स ने कहा है कि पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग का शोषण करता है और श्रमिक वर्ग को अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। और उन्होंने कहा है कि एक समाजवादी क्रांति के माध्यम से जो श्रमिक वर्ग है या फिर जो मजदूर वर्ग है पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकेगा और एक समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे जहाँ पर सभी लोग समानता के साथ रह सकेंगे, ठीक है ना। तो ये उनके सिद्धांत का मुख्य बिंदु। और अब यदि हम इसके जो इतिहास के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत है उसके मूल्यांकन में यदि हम सकारात्मक तरीके से इसके मूल्यांकन की बात करें तो इतिहास का वैज्ञानिक आधार के बारे में बात करेंगे कि मार्क्स ने इतिहास को केवल घटनाओं का संयोग नहीं माना बल्कि इसके विकास के नए नियम खोजे। उन्होंने दिखाया कि समाज आदिम साम्यवाद से दास प्रथा, फिर सामंतवाद, ठीक है ना, और अंत में पूंजीवाद तक एक निश्चित आर्थिक प्रक्रिया के तहत पहुंचा है। इसके अलावा मार्क्सवाद ने पहली बार इतिहास के केंद्र में राजाओं के बजाय मजदूरों, किसानों, ठीक है ना, या फिर दबले कुचले वर्गों को रखा है। इसे नीचे से इतिहास लिखने की परंपरा शुरू की गई, ठीक है ना, इनके द्वारा, मार्क्स के द्वारा। इसके अलावा यदि हम इसमें आर्थिक कारकों के बारे में बात करें तो मार्क्सवादी सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी काल की राजनीतिक, धर्म और संस्कृति को समझने के लिए उस समय की अर्थव्यवस्था को समझना अनिवार्य है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो परिवर्तन की प्रेरणा दी है, ये सिद्धांत बताता है केवल अतीत की व्याख्या नहीं करता है और ये बताता है कि समाज को बदला कैसे जा सकता है। इसने दुनिया भर के स्वतंत्रता आंदोलनों और क्रांतिकारियों को कैसे प्रेरित किया है, ठीक है, ये जो उनकी परिवर्तन की प्रेरणा है वो ये बताती है। इसके अलावा यदि हम आलोचनात्मक या फिर नकारात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करें तो इसमें कुछ सीमाएं हैं, ठीक है ना। इसमें हम बात करेंगे आर्थिक नियतत्ववाद के बारे में, ठीक है, जहाँ पर आलोचकों का तर्क है कि मार्क्स ने अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक महत्व दिया है। इतिहास में धर्म, राष्ट्रवाद, संस्कृति और व्यक्तिगत विचारधाराएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जिन्हें मार्क्स ने केवल अधिरचना या फिर मानकर छोड़ दिया, ठीक है, या फिर उनके बारे में बहुत कम जिक्र किया है अपने इसे। ये सब भी इतना ही जरूरी है जितना कि मार्क्सवाद के द्वारा दिए गए और सिद्धांत है या फिर और विचार हैं, ठीक है ना। उसके अलावा यदि हम राष्ट्रवाद की अनदेखी की बात तो इसमें मार्क्स का मानना है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, ठीक है ना, मार्क्स का मानना है। लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि कई बार वर्ग चेतना से अधिक प्रबल राष्ट्रीय चेतना यानी देशभक्ति साबित हुई है, ठीक है ना, जिसमें विश्व युद्धों के दौरान उसने केवल वर्ग संघर्ष के बारे में बताया, ठीक है ना, राष्ट्रीय चेतना पर ज़्यादा जोर नहीं दिया, उसने सिर्फ वर्ग चेतना पर जोर दिया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि क्रांति सबसे पहले विकसित पूंजीपति देशों में आएगी, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, ठीक है ना। लेकिन ऐतिहासिक रूप से क्रांति कम विकसित देशों में भी आई है, जैसे कि रूस और चीन, ठीक है। इसके अलावा यदि हम एक और नकारात्मक पॉइंट के बारे में बात करें
ठीक है ना। तो समाज को केवल दो वर्गों में बांटने की कोशिश की है, ठीक है ना, शोषक और शोषित वर्ग। इन दोनों वर्गों में बांटकर इतिहास का सरलीकरण माना गया है, ठीक है। और इतिहास के मध्यम वर्ग की भूमिका को मार्क्स ने बहुत कम महत्व दिया है। यदि मध्यम वर्ग के बारे में बात करें तो इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों का वैचारिक नेतृत्व जो है वो मध्यम वर्ग ने किया है, जैसे कि बुद्धिजीवी हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए या फिर व्यापारी हो गए, ठीक है ना। इन सब के जरिए क्रांतिकार, जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, ठीक है ना, इसका भी नेतृत्व जो मध्यम वर्ग ने किया था, जहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे लगाए थे। इसके अलावा अमेरिकी क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है ना, ये भी मध्यम वर्ग के द्वारा ही, यहाँ पर जो व्यापारी हुए हैं या फिर जो कानूनी विशेषज्ञ हुए हैं उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था और ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। इसके अलावा यदि हम मार्क्सवाद में योगदान की बात करें तो आम जनता का इतिहास, आर्थिक आधार का जो विश्लेषण है या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इन सब के बारे में बताया गया है। और वहीं अगर कमियों की बात करें तो धर्म और संस्कृति की अनदेखी की गई, राष्ट्रवाद का जो है कम जिक्र किया गया, केवल आर्थिक कारकों पर ही अति निर्भरता देखी गई है, ठीक है ना। ये सब इसकी कमियां थी और योगदान थे। तो ये हमारा जो इतिहास के बारे में मार्क्सवादी सिद्धांत के मूल्यांकन के बारे में भी हमने सारे जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और यदि हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो मोटे तौर पर हम इसके मूल्यांकन के तौर पर कहा जा सकता है कि मार्क्सवादी सिद्धांत इतिहास को समझने का एक अपूर्ण लेकिन अनिवार्य जो है औजार है, ठीक है ना। भले ही इसकी कुछ भविष्यवाणियां गलत साबित हुई हो, लेकिन आज कोई भी इतिहासकार वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता और सत्ता के संबंधों को समझे बिना इतिहास नहीं लिख सकता है। तो ये सारी जो हमने टॉपिक अब तक डिस्कस किए हैं ये मार्क्सवाद की देन थी, ठीक है ना। उनके विचार थे, उनके सिद्धांत थे, ठीक है। उनके जीवन में जो भी उन्होंने अनुभव किया है, उनके द्वारा जो भी व्यक्त किया गया है, उन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया और हमारा ये चैप्टर यहीं अब ख़त्म होता है। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना।